दोस्तों, सरकार की तरफ से मजदूर किसानों के लिए कुछ पैसा आता है, जिस पैसे को किसानों में बांटता था। और यह काम दोस्तों बैंक वालों को करना था। लेकिन साथियों, जैसे ही एक किसान उन पैसों को निकालने के लिए बैंक जाता है, तब बैंक मैनेजर उनसे कह देता है कि आपकी पेमेंट रोक दी गई है। यदि आपको इसे निकालना है तो कुछ पैसे आपको देने होंगे। अब ये बात सुनकर वह किसान उस मैनेजर से कहने लगता है कि जब हमारा पैसा सरकार ने हमें भेजा है तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे। तो दोस्तों, जो बैंक मैनेजर होता है वह उसे तरह तरह के कानून बताने लगता है, और जब वह किसान नहीं मानता है तो वह उसे धमकी डराकर वहां से भेज देता है। इसके बाद दोस्तों, जो किसान होता है वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, और वह सीधा सीधा दोस्तों जाकर के डीआईजी साहब के पास पहुंच जाता है। अब डीआईजी साहब जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो वे बड़े हैरान होते हैं, और तभी उसके बाद उसके साथ जाने का खुद भी निर्णय ले लेते हैं। दूसरे दिन डीएम साहब उसी किसान के पास पहुंचे और उस बैंक में जाकर उस किसान को लेकर उस बैंक में पहुंच जाते हैं उसका साथी बनकर। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी घटना होती है कि बैंक मैनेजर ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ था दोस्तों इस कहानी में, इससे आगे की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति वीरपाल की। वीरपाल, जिसकी उम्र अभी लगभग 25 साल है, पर उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली है। यानी कि थोड़ी पुरानी बातें हैं साथियों, तो उस टाइम पर थोड़ी बहुत पढ़ाई काफी ज्यादा हुआ करती थी। और उसके बाद वो अपने पिता के साथ में खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता था। दोस्तों, एक दिन वह अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसका एक दोस्त उसके पास पहुंच जाता है और उसे एक नौकरी के बारे में बताने लगता है। वह बताता है कि हम सभी लोग नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, यदि तुम्हें भी जाना है तो तू भी हमारे साथ में चल, और वहां पर हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। इस खेती बाड़ी में क्या रखा है, इससे तो वो अच्छी काम नौकरी है। अब इस बात को सुनकर वीरपाल अपने माता पिता को बिना बताए वहां से उन लोगों के साथ नौकरी के लिए चला जाता है। अब जैसे ही दोस्तों शाम बीतती है तो शाम के टाइम घर वाले उस वीरपाल को ढूंढने लगते हैं कि वीरपाल कहाँ गया। वो अपने खेत में पड़ोसी को खोजने लगते हैं, जो उनके खेतों में पड़ोसी काम किया करता था, उसको बताकर गया था और अपने खेत में काम करने वाले औजार उसी को देकर चला गया था। तो वह उसके घर पहुंचकर बता देता है कि वीरपाल तो नौकरी लगने के लिए गया है और वहीं पर रहकर वो काम करेगा। दोस्तों, अब जो वीरपाल के पिता होते हैं वह इस बात से बड़े ही चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वीरपाल उनके इकलौती संतान था और बड़ी मुश्किलों से उसके घर में बेटे का जन्म हुआ था। लेकिन वह बेटा भी नौकरी करने के लिए चला गया था। इसके बाद दोस्तों वह उससे पूछता है कि वह कहाँ पर पहुंचा है, किसके साथ गया है। तो वह व्यक्ति उसके पिता को बताता है कि ये तो नहीं मालूम कि वह कहाँ गया है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि उसका फलाना दोस्त है और उसके साथ में गया था। इसके बाद दोस्तों, जो वीरपाल का पिता होता है उसके दोस्त के घर पहुंचता है और वहां जाकर उनके बेटे के बारे में पूछताछ करता है। तो उनका पिता उन्हें बता देता है कि हमारा बेटा फलानी जगह नौकरी के लिए गया है और किसी ने उसे बताया था कि वहां जाने पर नौकरी अवश्य लगेगी। इसके बाद दोस्तों, वीरपाल का पिता अपने बेटे को लेने के लिए वहां पर जाने की तैयारी करने लग जाता है और गांव से ही एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने साथ में ले लेता है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए चला जाता है। दोस्तों, इधर जो वीरपाल अपने दोस्तों के साथ में पहुंचा था, वहां जाने के बाद उसके सारे दोस्तों में से किसी की भी नौकरी नहीं लग पाई थी और धर्मपाल की नौकरी लग चुकी थी, वह भी दोस्तों सिंचाई विभाग में। वीरपाल इस बात को सोचकर बड़ा ही खुश है और वह सोच रहा है कि अब घर वालों के पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि मेरी सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग हो गई है। उसको वहां पर 2-3 दिन हो चुके थे और 2-3 दिन बाद अचानक से वीरपाल के पिता एक व्यक्ति के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं दोस्तों, जहां पर वीरपाल अभी तक नौकरी की खुशी मना रहा था। जैसे ही वीरपाल अपने पिता को देखता है तो एकदम से जाकर के उनके गले से लिपट जाता है और कहता है कि पापा, मेरी नौकरी लग गई है, अब मैं सरकारी नौकरी किया करूंगा। मैंने जो पढ़ाई की थी उसी पढ़ाई के आधार पर मुझे यहाँ पर सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग हो गई है और अब जीवन भर के लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जब तक मेरी नौकरी चलेगी तब तक तो ठीक है, और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद मुझे पेंशन मिलेगी और बुढ़ापे तक मेरे पास पैसा आता रहेगा और उस पैसे से मैं काम करता रहूंगा। इसके बाद वीरपाल के पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा, वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम घर का इकलौता चिराग हो और तुम यहाँ पर नौकरी करोगे तो तेरे साथ कुछ घटना हो गया तो क्या होगा। हमारे पास ढेर सारी जमीन जायदाद है, तो हमें नौकरी की क्या आवश्यकता है। तुम ऐसा करो, अभी के अभी हमारे साथ चलो
और इस नौकरी को यहीं पर छोड़ दो। अब वीरपाल पहले तो कतराता है, अपने पिता को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका पिता जिद करने लग जाते हैं और उस नौकरी को छुड़वाकर वहां से वापस उसी गांव पर ले जाते हैं। और इसके बाद वीरपाल ना चाहते हुए भी किसी नौकरी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता है। दोस्तों, अब अपने गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम करने लग जाता है। धीरे धीरे करके समय कटता है। समय के साथ साथ दोस्त धर्मपाल वीरपाल की शादी हो गई थी और उसके माता पिता बुजुर्ग हो चुके थे। वीरपाल के बच्चे भी थे और वीरपाल की उम्र अब लगभग 35 साल हो गई थी। दोस्तों, क्योंकि उस बात को काफी समय हो गया है और अब पैसे की वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और अब सभी काम पैसों से हुआ करते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में तो ज्यादातर काम ऐसे ही हुआ जा करते थे, फसल दे दिया करते थे, उससे काम हुआ करता था। लेकिन अब पैसों का जमाना चल गया है। अब वीरपाल अपने पुराने दिनों को याद किया करता है कि यदि वह नौकरी में होता तो उसके दिन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाते। लेकिन वह फिर सोचता है कि चलो अब कोई बात नहीं, माँ बाप की इच्छा थी तो माँ बाप की इच्छा से मैंने जिंदगी व्यतीत कर ली है, अब कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, वीरपाल अपने खेतों में खेती बाड़ी किया करता और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। समय बड़ी मुश्किल से कट रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे करके वह अपना समय काट रहा था। तभी अचानक से दोस्तों उस गांव के अंदर एक बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के अंदर वीरपाल की सारी फसल नष्ट हो जाती है। अब जैसे फसल नष्ट हो गई थी तो गांव के अंदर बहुत बड़ा संकट आ गया था और सभी लोग इस संकट से जूझ रहे थे। अब वीरपाल बड़ा ही परेशान है कि वह अपने परिवार के गुजर बसर के लिए करे तो क्या करे। दोस्तों, थोड़ी बहुत राहत इधर उधर से मिल रही थी, लेकिन इस राहत से उसका काम नहीं चलने वाला था। लेकिन तभी वीरपाल को और पूरे गांव वालों को एक खुशखबरी मिलती है कि सरकार ने इन किसानों के लिए कुछ राहत धनराशि भेजी है, जो कि किसानों के खातों में पहुंच जाएगी और बैंकों के अंदर से वह उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस बात को सुनकर वीरपाल बड़ा ही खुश होता है और जैसे ही वह राहत राशि किसानों के अकाउंट में पहुंचती है तो उसके बाद वीरपाल अपने अकाउंट से उस पैसे को निकलवाने के लिए चला जाता है बैंक में। दोस्तों, बैंक में जाने के बाद वह मैनेजर से बातचीत करने लगता है और उससे कहता है कि जो राशि सरकार ने हमें भेजी है उस राशि को मेरे को निकालने देना और निकाल दो, मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन जो बैंक का मैनेजर था उसने सभी पैसों को रोक रखा था, यानी कि किसी भी किसान को कोई भी पैसे नहीं दिए थे और वह चाहता था कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और जितने भी किसान यहाँ से पैसे लेने के लिए आएंगे तो उनको उनमें से 1,000 रुपये कम करके दिया जाए। दोस्तों, लगभग एक एकड़ के लिए लगभग 5,000 रुपये सरकार ने डाले थे। तो इस आधार पर वह सोच रहा था कि 1 एकड़ पर यदि 1,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे तो बहुत सारा ढेर रुपये पैसा मैं बना लूँगा। ये गांव वाले ही तो हैं, इन्हें कैसे भी उल्लू बना दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसी बात को सोच विचार कर जो बैंक मैनेजर होता है वह वीरपाल से कह देता है कि तुम्हारा पैसा अभी नहीं निकल पाएगा, इसके लिए तुम्हें बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी होगी और उसके बाद ही ये पैसे तुम्हें प्राप्त हो पाएंगे। अब वीरपाल थोड़ा सा तो पढ़ लिखा था तो वह उससे कहने लगता है कि कौन सी कागजी कार्रवाई, तो उसे तरह तरह की स्कीमें बता देता है और कहता है कि मैनेजर कि सब कुछ पूरा करना होगा और इसके बाद ही तुम्हें पैसे प्राप्त होंगे। तो वीरपाल उसे समझाने लगता है, कहता है कि देखो मैनेजर साहब, ये पैसे हमारे हैं और ये हमारे खेत का नुकसान हुआ है, इसी वजह से सरकार ने ये पैसे किसानों के लिए भेजे हैं और मैं किसान हूँ तो ये पैसे आपको मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन बैंक का मैनेजर कहता है कि अभी आपको पैसे नहीं प्राप्त हो सकते, इसके लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। जब वीरपाल उनसे जिद करने लगता है तो उसके बाद बैंक मैनेजर उन्हें धमका करके वहां से बाहर भगा देता है और कहता है कि अब तुमको पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, अब तुम्हारे खाते को मैं पूरी तरह से सीज कर दूंगा। दोस्तों, इस बात को सुनकर के वीरपाल को गुस्सा तो क्रोध बहुत होता है, लेकिन जैसे तैसे करके दोस्त वह अपने गुस्से को दबा लेता है और वहां से अपने घर वापस लौट जाता है। घर जाने के बाद जैसे ही वह अपने माता पिता की तरफ देखने लगता है तो उसे अपने पिता को देखकर उसे वह बात याद आ जाती है जब वो वहां नौकरी सिंचाई विभाग में लग चुका था और उसके बाद उसके पिता के कहने पर उस नौकरी को छोड़कर यहाँ पर आ गया था। दोस्तों, यदि वह उस नौकरी में लगा रहता तो शायद आज उसको यह दिन देखना नहीं पड़ता कि बैंक के अंदर से वह अपने पैसे को भी नहीं निकाले। फिर वह दोस्तों सोचता है कि चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे की सोचना चाहिए, आगे क्या करना होगा। उस किसान का आगे उसका परिवार भी था, वो नहीं चाहता था कि इन रुपए में से एक भी रुपया किसी को मिले। जैसा कि बैंक मैनेजर से उससे कहा था कि हजारों रुपए का खर्चा आएगा और उसके बाद तुम्हें 4,000 रुपए
प्रति एकड़ के हिसाब से प्राप्त हो सकते हैं। तो वह नहीं चाहता था कि उसके पैसों में से एक भी रुपया कोई और ले। तो इसी वजह से दोस्त वह अपने दिमाग में सोचने लगता है। सोचते सोचते उसे वहाँ के डीएम साहब का ख्याल आ जाता है, क्योंकि वह वहाँ बहुत पढ़ा लिखा था और उसे मालूम था कि यदि डीआईजी साहब चाहें तो बैंक मैनेजर पर कार्रवाई बिठा सकता है और मेरे पूरे पैसों को मुझे अच्छी तरह से दिलवा सकते हैं। दोस्तों, दूसरे ही दिन वीरपाल वहां से सीधा डीएम साहब के पास ऑफिस पे पहुंच जाता है और वहां जाकर के उन्हें अपनी पूरी सच्ची घटना बताता है। डीएम साहब उससे कहते हैं कि यदि ऐसे कैसा हो सकता है, वह तुम्हारे पैसों को दे देगा और तुम एक बार जाकर के देखो। तो वीरपाल कहता है कि साहब जी, मैं एक बार उसके पास पहुंच चुका हूं और वहां से उसने मुझे ढेर सारे कानून बता दिए हैं और उनको बताने के बाद कह रहा था कि इसमें लगभग 1000 रुपए का खर्चा आपके पास आएगा। यदि 1000 रुपए तुम पर एकड़ के हिसाब से कटवा सकते हो तो उसके बाद तुम्हें अभी के अभी पैसे प्राप्त हो जाएंगे। बड़ा भाई कह रहा था कि तुम्हारे खाते को मैं पूरी तरह से सीज कर दूंगा। अब डीआईजी साहब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है कि पब्लिक की सेवा करने के लिए। लेकिन यहाँ का दोस्तों जो मैनेजर था वह किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। इसके बाद डीएम साहब उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके जैसा कपड़ा पहनकर उसके साथ उस बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं। वीरपाल को डीआईजी साहब ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें बिल्कुल ये नहीं बताना है कि मैं डीएम साहब हूँ और साधारण तरीके से तुम्हें दोबारा से अपने पैसे मांगने पड़ेंगे और फिर उसके बाद मैं उससे बातें करूंगा। दोस्तों, अब वीरपाल दोबारा से बैंक मैनेजर के पास पहुंचता है और वहां जाकर उसे अपने पैसों को निकालने के लिए कहने लगता है। दोस्तों, अब मैनेजर वीरपाल की तरफ देखता है, कहता है कि तुझे एक बार में कोई बात समझ में नहीं आ रही? तुझे क्या बताया था कि यदि तुझे अभी अपने पैसे निकालने हैं तो 1000 रुपए देने होंगे। और इतने ही देर में डीएम साहब जो अभी तक मैनेजर की तरफ देख रहे थे तो उनसे कहने लगते हैं कि 1000 रुपए किस चीज के आपको देने होंगे। अब जैसे ही मैनेजर ने इस बात को सुनता है तो वो वीरपाल की तरफ देखता है और फिर डीएम साहब की तरफ देखता है। वीरपाल की तरफ देखकर डीएम साहब से कहता है कि भाई तुम कौन हो और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तू किसान है? तो वह कहता है कि हाँ साहब। तो डीएम साहब कहते हैं कि हाँ साहब, मैं किसान हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं और ये बता रहे थे कि आप 1000 रुपए मांग रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि किस तरह से पैसे मांग रहे थे और किस काम के लिए मांग रहे थे, तो ये पूरी तरह से भूल चुके थे। आप मुझे दोबारा बता दीजिए। इसके बाद जो बैंक मैनेजर होता है वो दोबारा से उसको तरह तरह के कानून बताने लगता है। ये पेपर तैयार होगा, वो पेपर तैयार होगा और कहने लगता है कि यदि आप इन पेपरों को खुद तैयार करवाते हो तो इसमें 800 रुपए का खर्चा आता है। यदि आप चाहते हो कि हम इन्हें तैयार करवा दें तो 1000 रुपए आपको हमें देने पड़ेंगे और हम इन पेपरों को अपने आप तैयार करके बैंक के लिए पूर्ति कर देंगे। और आप यदि ऐसा करेंगे तो इसमें से 1000 रुपए हमें दे करके आप यहाँ से इन पैसों को निकाल सकते हो। दोस्तों, अब डीएम साहब इन बातों को सुनकर उन पैसों को देने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं होता कि अपने बैंक में से पैसे निकालने के लिए इस तरह के फॉर्मेलिटी करने पड़ती है। अब इस बात को जानकर सुनकर बैंक मैनेजर थोड़ा सा गर्म होने लगता है और उन्हें कहने लगता है कि तू कौन होता है हमें कानून सिखाने वाला? मैं मैनेजर हूँ और मुझे मालूम है कि किस तरह से बैंक को चलाया जाता है। क्या तुम्हें मालूम है भी है कि सरकारी काम किस तरह के होते हैं? ऐसा करके वह डीएम साहब को धमकाने लगता है और तभी ये बात डीएम साहब से बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद डीएम साहब मैनेजर साहब से कहते हैं कि देखिए, आप बेशक से सरकारी अधिकारी हो लेकिन यह प्रावधान कहीं भी नहीं बनता है कि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे भी मालूम है कि सरकारी काम किस तरह से हुआ करते हैं और ऐसी चीज़ों में इन चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं होता। जो चीज़ें आपने हमें बताई हैं और इनके लिए हम पैसे आपको क्यों दें? आपको पैसे देने पड़ेंगे और अभी के अभी इनके पैसे निकाल कर इन्हें दे दो। अब इस बात को सुनकर जो मैनेजर होता है दोस्त और भी थोड़ा सा गर्म होने लगता है और वहीं पर जो कैशियर वगैरह होते हैं उनको बुलाकर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाने के लिए कहने लगता है। दोस्तों, उनसे कहता है कि इन्हें बाहर निकलवाओ। ये ज़्यादा ही कुछ कानून जानते हैं। इस बात को सुनकर जो डीएम साहब होते हैं एकदम से अपना आई कार्ड निकालते हैं और उस आई कार्ड को हवा में लहराते हुए कहते हैं कि जो भी मुझे हाथ लगाएगा वो उससे पहले इस आई कार्ड को अच्छी तरह से पढ़ लेना और उसके बाद ही मेरे सामने खड़े होने की चेष्टा करना। दोस्तों, इस बात को देखकर जो मैनेजर होता है वह भी थोड़ा हैरान हो जाता है और आई कार्ड की तरफ गौर से देखने लगता है और फिर जैसे ही वह देखता है कि यह तो यहाँ के कलेक्टर साहब हैं तो एकदम से उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।
दोस्तों सर पर आसमान टूटने लगता है और उसे लगता है कि आज मेरे से क्या हो गया। साथियों वह फौरन से कलेक्टर साहब के पैरों में गिर जाता है और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगता है। कहता है कि साहब जी मुझसे बहुत बड़ी भूल और गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे ये डीएम साहब को भी मालूम था कि यह बेमतलब की वसूली पैसे कर रहा है और इधर बैंक के मैनेजर को भी मालूम था कि बेमतलब के ही पैसे ये ले रहा हूँ। दोस्तों लेकिन डीएम साहब को उसे साफ साफ कह देते हैं कि तुमने जितना किसानों को परेशान किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा। तुम्हें यहाँ पर इनकी सेवा करने के लिए रखा गया था और तुम उल्टा यहाँ पर इनको परेशान कर रहे हो और अपनी जेब भर रहे हो। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और इसके लिए मैं तुम पर कार्रवाई अवश्य करूंगा। दोस्तों ऐसा कहकर डीएम साहब सबसे पहले तो वीरपाल से पैसे उसके दिलाते हैं और वीरपाल पैसे लेकर उस बैंक से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद वह वीरपाल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि यदि आप नहीं होते तो ये सब कुछ मेरे समक्ष नहीं आ पाता और ये लोग इसी तरह से किसानों को परेशान करते हैं साहब जी। वीरपाल उल्टा डीएम साहब के हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि साहब जी यदि आज आप नहीं होते तो मेरे पैसे मुझे नहीं मिल पाते और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना खास किया, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि यदि इन लोगों ने मेरे पैसे बंद कर दिए तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे हो पाएगा। डीआईजी साहब उनको समझाते हैं कि चलो बेटा कोई बात नहीं, कैसी भी चिंता मत करो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। दोस्तों डीएम साहब वहां से अपने ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस में पहुंचने के बाद बैंक मैनेजर के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करवा देते हैं और इसके अंदर जो भी सम्मिलित था सभी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। इधर जो वीरपाल है वह अपने पैसों को लेकर के और पैसों को लेने के बाद गांव में पहुंच जाता है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस समय गांव के कुछ व्यक्ति और उस बैंक के अंदर बैठे हुए थे जो वहां पर इस सब नज़ारे को देख रहे थे। उन लोगों ने पूरे गांव के अंदर ये खबर फैला दी थी कि वीरपाल के साथ जिला कलेक्टर आए थे और उसने इसके पैसे निकलवा दिए हैं और बैंक मैनेजर को पूरी तरह से धमकाया है और ये तो एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इसके बाद वीरपाल की गांव के अंदर बहाबाही होने लगती है और चारों ओर उसकी ही लोग चर्चा करने लगते हैं। ये बात घूमते घूमते दोस्तों वीरपाल के पिता के पास पहुंच जाती है तो वीरपाल का पिता वीरपाल की तरफ देखता है और देखने के बाद अपनी आंखों में आंसू ले आता है। दोस्तों वीरपाल इस बात को देख लेता है और एकदम से अपने पिता के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि पिताजी क्या हुआ। तुम उनसे कहने लगता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती भूल कर दी जो उस टाइम मैंने तुम्हें नौकरी नहीं करने दी। यदि उस टाइम मैं तुझे नौकरी पर लगा रहने देता तो तेरा जीवन और भी ज्यादा उछल हो जाता, लेकिन मैंने अपने बारे में सोचा और इसी वजह से तुझे नौकरी से हटवा दिया। हो सके तो मुझे बेटा माफ कर देना। वीरपाल झट से अपने पिता को गले लगा लेता है और कहता है कि पिताजी इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाला चाहता था कि मैं उस नौकरी को ना करूं और इसी वजह से आपको मेरा पता मिल गया था और आप लोग वहां पर पहुंच गए थे मुझे वहां से हटाने के लिए। दोस्तों आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी संदा मत हो और अपने जीवन काल को अच्छी तरह से व्यतीत करो। वीरपाल की होशियारी को देखते हुए गांव के सभी लोग उससे कहने लगते हैं कि भाई वीरपाल तू पढ़ा लिखा भी है और अफसरों से बात करना भी जानता है, तो क्यों ना तुझे गांव का सरपंच होना चाहिए। दोस्तों वीरपाल पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब गांव वाले इस बात के लिए जोर देने लगते हैं तो वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है और गांव वाले सभी मिलकर के उसको अपना सरपंच घोषित कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद वीरपाल गांव की समस्याओं को बड़े अधिकारियों के पास ले जाया करता था और उनको अच्छी तरह से सुलझाया करता था। गांव के अंदर वीरपाल का नाम बन गया था और सभी लोग अच्छी तरह से धर्मपाल वीरपाल की और वीरपाल के साथ अच्छा व्यवहार किया करते थे। तो साथियों ये थी एक छोटी सी सच्ची कहानी जहां पर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में ज्वाइन हो गया था, लेकिन बाद में उसके पिता ने उसकी सरकारी नौकरी हटवा दी और उससे वापस से गाँव ले आया। गांव में फिर उसने कुछ ऐसा कांड कर दिखाया जिसके जरिए वह सरपंच बन गया था। आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में? वीरपाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वीरपाल के पिता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डीएम साहब के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल पाए आप लोगों के लिए ऐसे अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य केवल व केवल किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था।
ये कहानी आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख पाओ और अपने जीवन काल में उस चीज़ को अप्लाई कर पाओ। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।